जरा सोचिए कि जिस सीरियल किलर के खौफ से पूरा शहर कांप रहा है, वो असल में मेरा मतलब है वही पुलिस अफसर हो जिस पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। बाप रे, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला ख्याल है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हमारे पास कुछ इसी तरह का सोर्स मटेरियल है। एक बहुत ही डार्क थ्रिलर कहानी है, द बुचर ऑफ कालीगढ़, एनाटॉमी ऑफ वेंजेंस। हाँ, और ये कहानी बहुत ही इंटेंस है। सही कहा। और हमारा मकसद सिर्फ इस मर्डर मिस्ट्री को सुनाना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि जब न्याय का पूरा सिस्टम अंदर तक सिसड़ जाता है तो प्रतिशोध कैसे जन्म लेता है। तो ये कहानी हमें सीधे कालीगढ़ की एक सर्द और सुनसान रात में ले जाती है। रात के करीब 2:15 बज रहे थे ना। हाँ, 2:14 पे एक कचरा बीनने वाले को एक काला प्लास्टिक ड्रम मिलता है और उसके अंदर जो था, मुझे तो सोचकर ही घिन आ रही है। बिल्कुल इंसानी शरीर के टुकड़े थे, लेकिन उन्हें सिर्फ बेरहमी से काटा नहीं गया था। मतलब किसी सर्जन की तरह सटीकता से अलग किया गया था। एकदम सटीक। और उनके चेहरे गायब थे। पास ही खून से सना एक नोट था जिस पर लिखा था, ये तो सिर्फ शुरुआत है। बाप रे, यही मुझे एक बड़ी उलझन होती है। कालीगढ़ जैसे शहर में इस केस की जांच सबसे तेज ऑफिसर एसीपी वीर राणा को मिलती है, जो कि बहुत काबिल माने जाते हैं। हाँ, और मारे गए सभी लोग बाल शोषण और मानव तस्करी जैसे घिनौने अपराधों से जुड़े थे। तो जाहिर है जनता कातिल के साथ हो गई। बिल्कुल, लोग उसे कालीगढ़ का असली न्याय कहने लगे, जैसे कोई डार्क कॉमिक बुक विजिलेंटे हो जो सड़े हुए सिस्टम की सफाई कर रहा हो। सही कहा। पर मेरा सवाल ये है कि कोई इंसान बिना सीसीटीवी में आए, बिना कोई डीएनए या गवाह छोड़े लगातार खून कैसे कर सकता है? ये तो सांख्यिकीय रूप से असंभव है। हाँ, मतलब ये ऐसा है जैसे कोई कंप्यूटर वायरस खुद सिस्टम के लीड प्रोग्रामर ने लिखा हो। वो पुलिस से हमेशा एक कदम आगे कैसे है? तुम्हारा ये वायरस वाला एनालॉजी एकदम सटीक है, क्योंकि वो कातिल इसलिए नहीं बच पा रहा था कि वो सिर्फ चालाक था। तो फिर क्या वजह थी? वो खुद उस मशीनरी का हिस्सा था। जांच में वीर राणा को एक पैटर्न मिलता है। हर पीड़ित 15 साल पुराने शांति आश्रम अनाथालय कांड से जुड़ा था। अरे हाँ, जहाँ वो भयानक आग लगी थी। असल में आग लगी नहीं थी, एक बड़े मानव तस्करी रैकेट को छिपाने के लिए जानबूझकर लगाई गई थी। बाप रे। और उस आग से सिर्फ एक ही बच्चा जिंदा बचा था, आर्यन मलिक। सही। और अगर उसकी पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स पर नजर डालें, वो बहुत खौफनाक है। एक गहरे सदमे से गुजरा हुआ बच्चा जिसके अंदर बेतहाशा गुस्सा था। और गजब की बुद्धिमानी भी। पर फिर से वही बात आती है, एक अनाथ बच्चा पुलिस हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल नाक के नीचे बिना सुराग छोड़े खून कैसे कर सकता है? क्या वो सिस्टम का कोई अदृश्य भूत है? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। वो भूत कहीं बाहर नहीं, बल्कि सिस्टम के ही अंदर था। अच्छा। हाँ, वीर राणा को पुलिस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में एक खुफिया कमरा मिलता है। पुलिस हेडक्वार्टर के अंदर? बिल्कुल, वो कमरा खून, पीड़ितों की तस्वीरों और पुलिस के हर मूवमेंट के शेड्यूल से भरा था। मतलब कातिल वहीं से सब ऑपरेट कर रहा था। और पता चलता है कि वीर का जो शांत और वफादार साथी है, सब इंस्पेक्टर कबीर शेख। हाँ, वही असल में आर्यन है। क्या बात कर रहे हो? सच में उसने अनाथालय की आग के बाद अपनी पहचान मिटा दी और पुलिस की ट्रेनिंग ली। तो उसने कानून की रक्षा के लिए सिस्टम ज्वाइन नहीं किया था? नहीं, उसने उसके सुराग ढूंढने के लिए ऐसा किया। उसने बाकायदा सीखा कि अपराधी सबूतों के अभाव में कैसे छूट जाते हैं, ताकि वो खुद कभी पकड़ा ना जाए। मतलब उसने पुलिस को हराने के लिए पुलिस की ही प्लेबुक का इस्तेमाल किया। एकदम। और उसका तर्क भी कंपा देने वाला है। उसने क्या कहा था? जब वीर उसे पकड़ता है तो कबीर कहता है, कानून राक्षसों को बचाता है, इसलिए मुझे उनसे भी बुरा बनना पड़ा। उफ, और फिर बेसमेंट वाला वो क्लाइमैक्स आता है। लाल इमरजेंसी लाइटें, गूंजते सायरन। और कबीर किसी मशीन की तरह पुलिस वालों को मार रहा है। वो असल में उसके 15 साल के दबे हुए गुस्से का मनोवैज्ञानिक विस्फोट था। और फिर छत पर भारी बारिश के बीच वीर और कबीर की आखिरी हाथापाई होती है। बिल्कुल, वहां कबीर अपनी हैवानियत को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है। वो कहता है, मुझ में और उनमें क्या फर्क है, मैंने कभी राक्षस होने का झूठ नहीं बोला। और फिर जब वीर उसे गोली मारता है तो कबीर छत से अंधेरे में गिर जाता है। लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और आखिरी शब्द थे आखिरकार। जैसे उसे अपनी मौत का ही इंतजार था। हाँ, जैसे उसे आर्यन होने के उस भारी दर्द से मुक्ति मिल गई हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, अंत में वीर को कबीर का एक टेप मिलता है जिसमें लिखा था, राक्षस मरते नहीं, वे विकसित होते हैं। और तभी टीवी पर बिल्कुल वैसी ही एक नई लाश मिलने की खबर आती है। बाप रे। ये साबित करता है कि कबीर अब सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक विचारधारा बन चुका था। तो क्या उसने मरने से पहले किसी और को अपना काम सौंप दिया था? या फिर शायद ये एक कड़वा सच है कि जब तक सिस्टम भ्रष्ट रहेगा, ऐसे नए राक्षस खुद ब खुद जन्म लेते रहेंगे। ओह, ये सच में बहुत असहज करने वाले सवाल पे लाकर खड़ा कर देता है। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन असली दुनिया में जब हम देखते हैं कि कानूनी ढांचा बार बार फेल होता है। हाँ, और समाज किसी भीड़ के न्याय या एनकाउंटर पर ताली बजाता है। बिल्कुल। तो क्या हम भी अनजाने में उसी बुचर ऑफ कालीगढ़ वाली मानसिकता को सही नहीं ठहरा रहे होते? अगली बार जब ऐसे मामलों में तुरंत न्याय की मांग उठे तो शायद हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हम न्याय मांग रहे हैं या सिर्फ